नमस्कार एवरीवन, आई एम सीए पंकज गोयल। यस, मैं फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और मैक्सिमम बच्चे मेरे पास ये क्वेरी लेके आते हैं कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। एटलीस्ट मैंने अपने कैरियर में बहुत जगह पढ़ाया है, बहुत सारे पेपर चेक किए हैं, सो एटलीस्ट आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है। तो मैं एक टेम्पलेट अकाउंट्स पेपर कैसे सॉल्व करना है आपके समक्ष लेके आया हूँ। ये सिर्फ इंडिकेटिव टेम्पलेट है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो शायद कोई बच्चा या कोई और बहुत अच्छा इसमें वैल्यू एडिशन कर सके, तो प्लीज़ गाइड करिएगा। जनरली अकाउंट्स में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रू फॉल्स आता है, एक थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं। तो इन तीनों को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, मैं उसका एक टेम्पलेट, एक हिंट आपके सामने इंडिकेटिव सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो शायद थोड़ी सी आपको इसमें से मदद, सहायता या हेल्प मिल जाए। चलिए इसको समझते हैं कैसे हमें ये करना है। पहले हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की। एग्जाम में 12 नंबर का आता है, 12 नंबर। क्यों छोड़ रहे हो? फ्री के नंबर है, लूट लो 12 नंबर। अगर ये आ गए तो अकाउंट्स में तो पक्का पास हो गए। 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। सबसे पहली चीज, रीजन लिखने आवश्यक है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर वन एंड द सेम थिंग। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हम सबको इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर अगर मैं होता तो मैं कैसे लिखता? ये एज अ टीचर मैं मिनिमम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता हूं? द स्टेटमेंट that accounting standard and the accounting policy are one and the same thing is incorrect and false. इसको हाईलाइट कर दो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बच्चे ये पहली लाइन लिखते ही नहीं है। मैंने 99% बच्चों को देखा है, वो सिंपल लिखेंगे फॉल्स। बेटा प्रॉपर प्रेजेंटेशन आवश्यक है। अब रीजन लिखो, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग लिखो, कुछ बैकग्राउंड दो। कोई बुक लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में 2-3 लाइनों की बैकग्राउंड लिखना आवश्यक है। फिर एग्जाम्पल लिखो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई बनाता है, जैसे AS2, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी बनाती है कि इन्वेंट्री में कौन सा मेथड हमें यूज करना है। आई एम ऑनेस्टली सेइंग, आप ये लिख के आइए और कोई आपके 2 नंबर काट ले तो मेरा नाम बदल देना। आई एम टेलिंग यू, राइट इन दिस वे। और जो भी बच्चा ये देखेगा, कहीं ना कहीं अंदर से उसको रियलाइज होगा कि हाँ, अभी तक जो हम आंसर लिखते आए हैं उसमें हमने गलतियां करी थी। शायद अब ये देखने के बाद आप वो गलतियां ना करें। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक्स लिमिटेड हैज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM टू WDV रिट्रोस्पेक्टिवली। तो क्या करना चाहिए? द स्टेटमेंट दैट एक्स लिमिटेड हैज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM टू WDV रिट्रोस्पेक्टिवली इज इनकरेक्ट एंड फॉल्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहले रीजन तो लिख बेटा। ये कहां लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा हुआ है, राइट? फिर लिखिए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली एंड कैन बी चेंज इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशन इज सेटिस्फाइड। चेंज इन लॉ, चेंज इन एयर्स, बेटर प्रेजेंटेशन। फिर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हमेशा लिख के आइए, कंपनी चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम LIFO टू FIFO as LIFO method is not permitted as per AS2 revised। तो आई होप अब आपको यह समझ में आ गया कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यह टेम्पलेट बना दिया। रट लो कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कैसे करना है,
द स्टेटमेंट दैट या दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट या दिस स्टेटमेंट, जो भी अंग्रेजी में लिखना है, और जो सेंटेंस दिया है वो मैंने येलो से मार्क कर दिया, जो सेंटेंस दिया है वो मैंने येलो से मार्क कर दिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को चेंज करना है। थोड़ी सी टॉपिक की बैकग्राउंड लिखो, रीजन लिखो, स्टेटमेंट का रीजन लिखो, अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो ये लिखिए। इस तरीके से बेटा प्रेजेंटेशन दो, हैंडराइटिंग का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे प्रेजेंटेशन दो। 2 नंबर मिले हुए हैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये देख के बोले सर 2 नंबर में इतना, सर पेपर कैसे पूरा होगा? रे भैया 2 नंबर तो पहले ले ले, वो क्यों छोड़ रहा है, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद आपको आता है, बताइए कौन सा? सर इसके बाद आता है थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन जनरली 4 से 8 नंबर का आ जाता है। मान लीजिए आ गया प्रोविजन और कंटेंजेंसी का फर्क आ गया, कंटेंजेंट लायबिलिटी का फर्क आ गया, तो इस तरीके के डिफरेंस आते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने अभी बच्चों का टेस्ट भी लिया था, फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया कॉस्ट, स्क्रैप, लाइफ। अरे भाई पहले ये तो बता कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन की परिभाषा लिख दो एज पर आईसीआई, एज पर AS 10। कौन से फैक्टर? सर फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। अब यूजफुल लाइफ में मैक्सिमम बच्चे लिखते ही नहीं है टाइम पीरियड, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। अरे भाई लाइफ टाइम से भी होती है, मशीन आवर भी होता है, आउटपुट मेथड भी होता है। फिर एक्सप्लेन करिए कॉस्ट, एक्सप्लेन करिए सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, एक्सप्लेन करिए यूजफुल लाइफ मींस नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्सप्लेन करिए। लास्ट में एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10,000, लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 1000, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन ये होगा। इस तरीके से करके आओ, और नंबर कट जाए तो मेरा नाम बदल देना, पूरे पूरे 4 नंबर लेके आओगे आप, पूरे पूरे 4 नंबर। तो बताइए थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करनी है, समझ में आ गई? पहले थ्योरी की बैकग्राउंड, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की परिभाषा, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पूछा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मैंने पूछा कॉस्ट या एनआरवी, तो पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन किया है, कॉस्ट और एनआरवी की डेफिनेशन किया है, लोअर क्यों लेते हैं उसका रीजन, और फिर एग्जाम्पल। तो पहले बैकग्राउंड लिखिए, क्वेश्चन के बारे में लिखिए, फिर कोई छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पक्का लेके आइए। और अगर कोई फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए फीफो पे आ गया, तो फीफो का फॉर्मेट बना के आइए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फुल मार्क्स। आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में तो धमाधम, वर्किंग नोट्स की ऐसी की तैसी। वर्किंग नोट्स आप क्या लिखते हैं पता ही नहीं होता भाई। वर्किंग नोट्स चाहे क्वेश्चन के ऊपर लिखो या नीचे लिखो, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर्स, इसका मतलब वर्किंग नोट्स भी आंसर के ही पार्ट हैं। वर्किंग नोट अगर नंबर 1 है तो ऊपर नंबर 1 लिखो, एग्जामिनर को पता लगे कि नंबर 1 कौन सा है। आपने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी, तो मशीनरी अकाउंट में वर्किंग नोट नंबर 1 और नीचे का मैच करना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आया कि भाई मुझे COGS निकालना है, तो COGS का फॉर्मूला लिखिए बॉक्स में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कैलकुलेशन स्टेप्स में लिखिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, मशीन की कॉस्ट दी हुई थी, स्क्रैप दी हुई है, लाइफ दिया हुआ है, कंपनी ने डेप्रिसिएशन 5 साल चार्ज किया, उसके बाद कंपनी ने लाइफ रिवाइज करी, तो अब अपने को 6th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो बेटा स्टेप वाइज लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। बच्चे फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, कोशिश करो शॉर्ट फॉर्म मत लिखो। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है लिखो, क्या क्या गिवन है वो लिखो, कैलकुलेशन शो करो पूरी। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद स्टेप 4, ये स्टेप 4 है,
ये मैंने स्टेप 4 यहां लिखा नहीं है, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 कैलकुलेशन का है। स्टेप 5 उसके बाद स्टेप 6 पे आंसर लिखिए और दिल से, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं कभी ना कभी अपना पेपर खोल के देख लेना, क्या आपने कभी ऐसे प्रेजेंट किया है? बोलो हाँ या ना। और तभी क्या होता है, हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, यार बैलेंस शीट मैच कर गई, अरे यार मेरी भी मैच कर गई, एक के 10 नंबर आए, एक के 5 नंबर आए, और ब्लेम हम करते हैं कि चेकिंग अच्छी नहीं हुई। अरे आपकी प्रेजेंटेशन देखो, आप प्रेजेंटेशन कैसे करके आए हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये अप्रोच रखो, गिवन किया है, हेडिंग में लिखो, हेडिंग में गिवन, कैलकुलेशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखो, नंबर लिखो, स्टेप 1, एग्जामिनर को पता चले ये फ्लो से आ रहा है। आंसर क्या है, जितने फॉर्मूलेज हैं सारे फॉर्मूलेज लिखो, सारे स्टेप्स लिखो और सारे वर्किंग नोट लिखिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आई एम वेरी वेरी होपफुल, गारंटीड है कि इस वीडियो से अगर आपके पहले 80% नंबर आ रहे थे, अब शायद आपके 10% नंबर पक्का बढ़ के आएंगे। गारंटीड आपको इस वीडियो का कुछ ना कुछ फायदा होगा। अपने दोस्तों को बताइए, स्पेशली जिनका भी जुलाई में अटेम्प्ट है उनको बताइए, और ये सिर्फ सीए के लिए नहीं, कहीं भी एग्जाम में जाएं वहां पर इसको यूज करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर।